बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी डायोड की डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल पर्पस डायोड का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जिस चैप्टर के अंदर डायोड का जिक्र किया और उसकी एप्लीकेशंस की जो है वो बात की, उस डायोड को जनरल पर्पस डायोड कहा जाता है। इसका मतलब है उस डायोड की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और आप ये जानते हैं कि हमने उस चैप्टर के अंदर वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन, वोल्टेज डबलर है, वोल्टेज ट्रिपलर है, वोल्टेज क्वाड्रपलर है, रेक्टिफिकेशन, क्लिपिंग और क्लैंपिंग, ये 4 मेजर एप्लीकेशन जो है वो उस डायोड की पढ़ी। तो डायोड तो एक ही था, लेकिन आप उसको अलग अलग सर्किट में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे थे और उस इस्तेमाल के नतीजे में आपको वो अलग अलग फंक्शन जो है वो दिखा रहा था। इसके अलावा डायोड को 2 मज़ीद एप्लीकेशंस फेज़ डिटेक्शन और पीक डिटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लीकेशंस हम उस वक्त स्टडी करेंगे बिल्कुल लास्ट पे, जब हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब है वो डायोड एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस में हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता था, इसलिए हम उसको जनरल पर्पस डायोड कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिस एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल किया जाता है वो है रेक्टिफिकेशन, इसलिए कई दफ़ा उस डायोड को रेक्टिफायर डायोड भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ वो डायोड्स पढ़ने हैं जिनको स्पेशली किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है ये पर्पसफुली डिज़ाइंड हैं और इसका मतलब ये सिर्फ एक ख़ास टास्क, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए काम आएंगे, इसलिए हम इनको स्पेशल पर्पस डायोड कहते हैं। हमने स्पेशल पर्पस डायोड की एक वैरायटी जो है वो स्टडी करनी है इस चैप्टर में। कुछ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ की जो है वो जस्ट हम फीचर्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेशल पर्पस डायोड है वो है ज़ीनर डायोड। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि जब पावर सप्लाई को डिज़ाइन किया जाता है तो पावर सप्लाई का बिल्कुल लास्ट जो स्टेप था वो था रेगुलेटर। और रेगुलेटर का काम है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना या एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रखने की कोशिश करना, यानी उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। और फ्लक्चुएशन हमने देखा था 2 तरह से होती हैं, या लोड को चेंज करने से फ्लक्चुएशन होती हैं, या इनपुट पे जो वोल्टेज है उसको तब्दील करने से फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। तो वो दोनों रेगुलेशन, जिसको लाइन रेगुलेशन कहा और लोड रेगुलेशन कहा, वो उसमें हमने मेंटेन रखनी होती हैं। अब जो ज़ीनर डायोड है इसका मकसद भी यही है। ये ज़ीनर डायोड जो है ये जब इसको आप प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन देंगे तो ये अपने अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखने की कोशिश करता है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहता है अगर कंडीशन जो है वो सूटेबल हो। इसका मतलब है इसको उन तमाम एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर आपने एक फिक्स्ड वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे देना हो। तो इसका मतलब है ये पावर सप्लाईज में यूज़ हो सकता है, वोल्ट मीटर में आपने वोल्टेजेस को कंपेयर करना होता है एक फिक्स वोल्टेज से, तो वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसे तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज चाहिए वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंबल आम डायोड जैसा ही है। इसमें अगर आप पी रीजन देखें तो ये पी रीजन बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रायंगुलर शेप में वहाँ पर था वैसे ही है, लेकिन वहाँ पर जो एन रीजन था जिसको आप कैथोड कहते हैं, जो टर्मिनल के साथ एन रीजन कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पर वो एक वर्टिकल बार थी। यहाँ पर उस वर्टिकल बार को थोड़ा सा टिल्ट करके, जैसे जेड अल्फ़ाबेट होता है उसकी शेप में जो है वो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ताकि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। और Z जो है वो एक्चुअली में ज़ीनर डायोड के लिए जो उसका सबसे पहला अल्फ़ाबेट है उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज भी कर दिया गया। तो ये उसका जो है वो सिंबल है। अब असल जो चीज़ है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वैसे ही होती है जैसे आम डायोड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका मतलब है तो ये भी एक पीएन जंक्शन और जो सिलिकॉन या जर्मेनियम व्हाटसोएवर उन दोनों में से किसी से जो है वो बनाया गया है, लेकिन इसको डिज़ाइन ऐसे किया है
कि ये कहाँ पर ऑपरेट करे। हमने देखा आम डायोड के ऑपरेशन के 3 रीजन थे। उन 3 रीजन में एक रीजन था फॉरवर्ड बाइस्ड, दूसरा रीजन था रिवर्स बाइस्ड, तीसरा था रिवर्स ब्रेकडाउन। लेकिन वहाँ पर हमने कहा कि हम रिवर्स ब्रेकडाउन में नॉर्मली उसको ऑपरेट नहीं करवाते, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन में वोल्टेज तकरीबन कांस्टेंट होता है, लेकिन करंट एक लार्ज रेंज के ऊपर जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो जब करंट एक्सेसिव हो जाता है तो हीटिंग की वजह से डिवाइस डैमेज हो जाता है। लेकिन इस डायोड को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आप इसको रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट करवा सकें। तो अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, ये फॉरवर्ड करंट, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वहाँ पर थी कि 0.7 वोल्ट से पहले पहले वोल्टेज बढ़ाते जाएं, कोई कंसिडरेबल करंट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट पे डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, उस वक्त करंट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करना शुरू कर देता है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सेम वही वाली सिचुएशन। यहाँ पर देखें रिवर्स बाइस में आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अब वो हमारा सूटेबल रीजन, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोल्टेज, इस वोल्टेज को हमने वहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा था। यहाँ पर इस वोल्टेज को हम VZ यानी जीनर वोल्टेज कह रहे हैं। अब देखें, जैसे ही आप इस जीनर वोल्टेज के ऊपर पहुँचते हैं, उसके बाद आप देखें करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और एक मिनिमम वैल्यू से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज हो रहा है। लेकिन वोल्टेज में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। बेशक वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज में भी चेंज आ रही है, लेकिन ये जो चेंज है यहाँ पर जिसको मैं यूँ मार्क कर रहा हूँ, ये चेंज बहुत कम है, जिसको आप क्या कहते हैं, डेल्टा VZ। तो अगर आप करंट देखें तो करंट जो है वो इन 2 लेवल्स के दरमियान चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज में जो चेंज है वो ना होने के बराबर है, लेकिन करंट में जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी रेंज के ऊपर आप करंट को चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज को आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो यही जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है जीनर डायोड को, जिसको हम जो है वो वर्ड की शक्ल दे देते हैं कि व्हेन अ डायोड रीचेस रिवर्स ब्रेकडाउन इट्स वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब ऑलमोस्ट का वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रिक्टली जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें कुछ वेरिएशंस हैं जो मैंने यहाँ पर आपको शो की। इवन दो द करंट चेंजेस ड्रास्टिकली, तो करंट में जो चेंज है वो एक बहुत लार्ज चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है। एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीनर डायोड। तो यही जीनर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अब ये जो जीनर वोल्टेज है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको आपने यहाँ पर कहा, ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है आम सिलिकॉन डायोड में, जिसको जनरल पर्पस डायोड हम कह चुके हैं, वहाँ पर ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी इवन वहाँ पर हम एक सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं डायोड की, उस सीरीज़ को कहा जाता है 1N। इस सीरीज़ में 7 डायोड्स हैं। जो सबसे कम स्पेसिफिकेशन वाला, सबसे यानी जो सस्ता चीप डायोड है वो है 4001। उसमें जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। इसका मतलब है रिवर्स बायस करके भी 50 वोल्ट करेंगे तो उसके बाद जाके वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा। और जो सबसे अच्छा डायोड है वो है 1N4007 उधर, तो वहाँ पर जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब है वो रिवर्स ब्रेकडाउन में एक बहुत लार्ज वोल्टेज जो है वो बेयर कर सकता है। यहाँ पर जीनर डायोड में क्या होता है कि जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसको बड़ा यानी केयरफुली सेट करना होता है, क्योंकि आपने जीनर को इस्तेमाल ही रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में करना है। आप इसका रिवर्स वोल्टेज यानी जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको आप जीनर वोल्टेज कह रहे हैं उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा किस चीज़ को, डोपिंग लेवल को। आप डोपिंग लेवल जितना बढ़ाते जाते हैं जीनर वोल्टेज उतना कम होता जाता है, और जितना डोपिंग लेवल को जो है वो कम करते जाते हैं जीनर वोल्टेज बढ़ता जाता है। इसका मतलब है जीनर वोल्टेज का, जिसको आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कह रहे हैं, और डोपिंग रेशो का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है कि डोपिंग रेशो बढ़ाने से जीनर वोल्टेज कम होता है। अब ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन है अब कहाँ पर करवाना है,
अब ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है एवलांच ब्रेकडाउन। अब ये एवलांच वही वाला इफेक्ट है जो आम रेक्टिफायर डायोड के अंदर आपने रिवर्स ब्रेकडाउन के वक्त देखा। आपने कहा कि करंट जो है वो बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड को तोड़ के उसको अपने साथ मिलाता है तो वो दो का पेयर बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन मज़ीद दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो चार जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो बड़ी तेज़ी से एवलांच होता है और बड़ी तेज़ी से जो है वो करंट बढ़ता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर ज़ीनर डायोड में भी आपने एवलांच ब्रेकडाउन करवाना है या एवलांच इफेक्ट करवाना है तो वो तो लाजमी सी बात है हाई वोल्टेज के ऊपर ही होगा। तो द एवलांच इफेक्ट अकर्स इन बोथ रेक्टिफायर एंड ज़ीनर डायोड। बेशक रेक्टिफायर वाला डायोड इस्तेमाल करें या ज़ीनर डायोड इस्तेमाल करें, वो हमेशा हाई वोल्टेज के ऊपर ही होगा। तो अगर ज़ीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा हो तो उस तरह के जो ज़ीनर डायोड्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन से ब्रेकडाउन में ऑपरेट करेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन में। तो इसका मतलब है कि जब आप बाज़ार से ज़ीनर डायोड ख़रीदेंगे तो उस वक़्त उसकी वोल्टेज रेटिंग बताई जाएगी कि ये 3.1 वोल्ट रेटिंग वाला डायोड है या ये 20 वोल्ट वाला ज़ीनर डायोड है। तो अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये ज़ीनर डायोड जो है वो एवलांच ब्रेकडाउन में ऑपरेट करेगा। और अगर वो 5 वोल्ट से कम हो जाए तो उसको जो है वो कहा जाता है कि ये ज़ीनर ब्रेकडाउन में काम करता है। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन अ ज़ीनर डायोड एट लो रिवर्स वोल्टेज। इसका मतलब है उसमें डोपिंग रेशियो आप बढ़ा देंगे। डोपिंग रेशियो बढ़ाने से फिर क्या होगा कि वो लो रिवर्स वोल्टेज के ऊपर जो है वो ब्रेकडाउन परफॉर्म करेगा। अब अ ज़ीनर डायोड इज़ हैवीली डोप्ड टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका मतलब है आपने डोपिंग रेशियो बढ़ा दी, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो गया। अब जब डोपिंग बढ़ जाती है तो डोपिंग बढ़ने से आप जानते हैं कि जो कैरियर की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में और होल्स जो है वो पी रीजन में। और लाजमी सी बात है जब जंक्शन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आएंगे और दरमियान में जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है वो बनेगा। लेकिन वो जो डिप्लीशन रीजन होगा वो बहुत ही थिन होगा। अब जब डिप्लीशन रीजन थिन होगा तो इसका मतलब उसकी विड्थ बहुत कम है। वहाँ पर आप देखते हैं एक साइड पे पॉजिटिव आयन की लेयर्स होती है और एक साइड पे नेगेटिव आयन की लेयर होती है डिप्लीशन रीजन में। अब जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है तो आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से मालूम की जाती है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर कहते हैं। अब पोटेंशियल में जो चेंज है वो तो बहुत कम है क्योंकि आपने कहा कि जो वो काफ़ी थिन है, लेकिन जो डेल्टा एक्स है यानी उस डिप्लीशन रीजन की थिकनेस वो तो बहुत ही कम है। तो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो उस वक्त ई यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू बहुत लार्ज होगी। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द डिप्लीशन रीजन। अब जैसे ही डिप्लीशन रीजन में आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही आप रिवर्स वोल्टेज VZ करेंगे तो वोल्टेज के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जैसे ही आप ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी जिसको आपने VZ कहा हुआ है वहाँ पर पहुँचेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकाल लेगी और कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो दाखिल कर देगी और उसकी वजह से करंट जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है असल चीज़ ये है कि आपने डिप्लीशन रीजन को थिन रखना है ताकि डिप्लीशन रीजन के अंदर जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो डिप्लीशन यानी जब आप ज़ीनर वोल्टेज के करीब पहुंचे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी फोर्स लगाए कि वो वैलेंस बैंड से निकलें और कंडक्शन बैंड में जाएं और फिर जो है वो करंट में अपना हिस्सा डालें। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन जो डायोड्स होते हैं वो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज के ऊपर जो है वो होते हैं। तो इसका मतलब है आपको बाज़ार में एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी ज़ीनर डायोड्स की, यानी जिनका ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 1 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक जो है वो क्या करता है, रेंज करता है। तो अगर 1 से लेके 5 तक
उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो आप समझ लें कि ये जीनर ब्रेकडाउन में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें डोपिंग रेशियो को बढ़ाया है और जीनर वोल्टेज को कम किया है। और अगर वो 5 वोल्ट से ज़्यादा पे हो तो इसका मतलब है ये एवलांच ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है। अब ज़रा इस करेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ आएँ। इस करेक्टरिस्टिक कर्व में देखें, आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। इसके बाद करंट की एक ख़ास वैल्यू ऐसी है IZK, जहाँ पर जाके करंट बढ़ना शुरू हो गया और वोल्टेज में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, और करंट एक मिनिमम लेवल, ये जो ZK है इसको कहा जाता है नी करंट। K मीन्स नी और Z का मतलब है जीनर और I मीन्स करंट, और एक मैक्सिमम करंट तक, मैक्सिमम जीनर करंट IZM, यहाँ तक जो है वो चेंज हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो IZK है, इसके ऊपर जो जीनर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कुछ कम है, और अगर IZM के ऊपर आप जीनर वोल्टेज की वैल्यू देखेंगे तो वो कुछ जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी। इसका मतलब है जब करंट कम है तो जीनर वोल्टेज भी कम था, यानी जब करंट मिनिमम लेवल पे है IZK तो उस वक्त वोल्टेज भी काफ़ी कम। जब करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया तो वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज करके एक नए लेवल पे आ गया। अब जब आपको डायोड मिलेगा, आपको जो चीज़ गिवन होगी वो ये गिवन होगा, आपको ना ये मिनिमम वोल्टेज वाला लेवल गिवन होगा, ना ये मैक्सिमम वाला गिवन होगा, ना ये मिनिमम जेड यानी नी करंट के ऊपर वाला वोल्टेज होगा, ना ये मैक्सिमम जीनर करंट वाला करंट होगा। आपको जो करंट दिया जाएगा उसे कहा जाता है जीनर टेस्ट करंट, और जो जीनर टेस्ट करंट IZ होता है, ये इस वक्त आपको वोल्टेज गिवन होता है VZ। तो कई जो बुक्स हैं उसमें इसको IZ की बजाय IZT भी कह दिया जाता है, यानी टेस्ट करंट। इसको कहा जाता है नॉमिनल, यानी ये IZK और IZM के कुछ दरमियान में होता है, ये नहीं है कि एग्जैक्टली उनके मिड में होगा, लेकिन उसके कुछ बैन होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है इसे कहा जाता है नॉमिनल जीनर वोल्टेज। तो आपको डाटा शीट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताएगी वो ये VZ की वैल्यू जो है वो बताएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ जीनर डायोड ऑपरेटिंग इन ब्रेकडाउन एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कि वोल्टेज को तकरीबन उसने क्या कर लिया, कांस्टेंट जो है वो मेंटेन कर लिया, और उसके टर्मिनल के अक्रॉस ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ करंट वैल्यूज़, करंट की वैल्यूज़ IZK से लेके IZM तक आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है या चेंज है वो नहायत ही कम है, ना होने के बराबर है, आइडियली जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है करंट मस्ट बी केप्ट बिटवीन IZK टू IZM इन ऑर्डर टू मेंटेन रेगुलेशन। हमने स्टार्ट में ये कह दिया था कि अगर सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ही वोल्टेज रेगुलेट होगा, अदरवाइज वोल्टेज रेगुलेट नहीं होगा। तो वो सूटेबल कंडीशन क्या है, वो सूटेबल कंडीशन ये लिख दी गई कि आपने करंट को नी करंट से मैक्सिमम करंट के दरमियान रखना है। अगर आप नी करंट से कम कर देंगे, देखें जैसे ही आप नी करंट से कम करेंगे वोल्टेज तो बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर तो कोई रेगुलेशन नहीं है, इसका मतलब है रेगुलेशन ज़ाया हो जाएगी, लॉस्ट। और अगर आप करंट को IZM से बढ़ा देंगे, तो अगर IZM से भी ज़्यादा करंट बढ़ गया तो करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, एक्सेसिव हीटिंग पैदा होगी, तो जीनर डायोड जो है वो डैमेज होने का ख़तरा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो करंट को IZK से IZM के दरमियान रखें, तो आप जो है वोल्टेज को रेगुलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी डायोड के मॉडल्स। जैसे वहाँ पर हमने डायोड के मॉडल्स पढ़े हैं 3, आइडियल, प्रैक्टिकल और कंप्लीट। यहाँ पर हम 2 मॉडल्स पढ़ेंगे कि आइडियल मॉडल क्या है और प्रैक्टिकल मॉडल क्या है। आइडियली देखें ये जीनर डायोड है, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक बैटरी है, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, VZ। तो अगर आप देखें जैसे ही वोल्टेज VZ के बराबर होगा उस वक्त करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, और करंट एक मिनिमम लेवल जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक मैक्सिमम लेवल जिसकी कोई लिमिट नहीं है वहाँ तक चेंज होगा। इसका मतलब है जिसने जीनर वोल्टेज या जीनर डायोड को डिज़ाइन किया उसके जहन में ये था
कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे और करंट को आप मिनिमम वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक चेंज कर सकें। यानी उसने सोचा कि ये जो ज़ीनर डायोड है ये बिल्कुल एक आइडियल बैटरी की तरह बिहेव करना चाहिए रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। लेकिन आप जानते हैं प्रैक्टिकली आपको ऐसा कोई ज़ीनर डायोड अवेलेबल नहीं होगा जिसके ऊपर वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन हो जाए और करंट मिनिमम से एक मैक्सिमम लेवल तक आप चेंज कर सकें। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिकल मॉडल हमें डिस्कस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ज़ीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में ऐसे ही ऑपरेट करेगा जैसे एक बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको ज़ीनर रेजिस्टेंस ZZ कहा जाएगा। अब ये ज़ीनर रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? ज़ीनर रेजिस्टेंस ZZ की वैल्यू है चेंज इन ज़ीनर वोल्टेज फॉर अ चेंज इन ज़ीनर करंट। आप देख रहे हैं कि ज़ीनर वोल्टेज में भी चेंज आ रही है, ये आपको यहाँ पर शो की हुई है जिसको डेल्टा VZ कह दिया। और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ज़ीनर करंट में भी एक चेंज आ रही है जिसको आपने क्या नाम दे दिया? डेल्टा IZ। इन दोनों की जो रेशो है उसको क्या कहा जाएगा? ज़ीनर इम्पीडेंस। लेकिन ये ज़ीनर इम्पीडेंस कम होनी चाहिए एक अच्छे डायोड के लिए, क्योंकि हमने कहा वोल्टेज रहना है रेगुलेटेड, और रेगुलेटेड का मतलब है उसमें ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो काफ़ी कम होनी चाहिए। तो जब ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम होंगी तो उस वक़्त ये लार्ज करंट की जो चेंज है वो ZZ की वैल्यू को क्या कर देगा? काफ़ी कम कर देगा। इट मीन्स डेल्टा VZ मस्ट बी स्मॉल बट डेल्टा IZ मस्ट बी लार्ज। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा ज़ीनर डायोड वो होगा जिसकी ज़ीनर इम्पीडेंस वो काफ़ी कम होनी चाहिए। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है उस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से भी ज़ीनर का जो वोल्टेज होता है, जो रेटेड वोल्टेज होता है, वो चेंज होता है। अब उसका पता कैसे चलता है? उसका पता चलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़ीनर का वोल्टेज भी बढ़ता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे ही ज़ीनर का यानी टेम्परेचर बढ़ेगा ज़ीनर का वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो डेफिनेशन ये है, दिस स्पेसिफाइज द परसेंट चेंज इन ज़ीनर वोल्टेज फॉर ईच डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की चेंज आए तो उसकी वजह से ज़ीनर डायोड में जो वोल्टेज की तब्दीली होती है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, परसेंटेज में जो तब्दीली आएगी। अब दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव मींस टेम्परेचर के साथ वोल्टेज इंक्रीज करना, नेगेटिव मींस टेम्परेचर के साथ वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करना। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने कहा ये परसेंटेज में गिवन होता है, तो इट इज़ गिवन इन परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने देखना है कि टेम्परेचर में अगर तब्दीली आ जाए डेल्टा T, ज़ीनर का जो वोल्टेज है वो है VZ और टेम्परेचर कोफिशिएंट है TC, तो उस वक़्त जो ज़ीनर डायोड के वोल्टेज में तब्दीली आएगी, चेंज इन डेल्टा VZ, that must be equal to VZ multiplied by temperature coefficient multiplied by delta T। फर्ज कर लेते हैं अब हम एक एग्जांपल कि हमारे पास एक ज़ीनर डायोड है जिसका ज़ीनर वोल्टेज है 10 वोल्ट, लेकिन ये जो ज़ीनर वोल्टेज है ये एक फिक्स वोल्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब है मुझे बताया गया कि इस ज़ीनर डायोड का जो ज़ीनर वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, लेकिन ये कितने टेम्परेचर पे है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.1% पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने बताना है कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे से कितना इसके वोल्टेज में जो है वो राइज आएगा। हम देखते हैं जी, ये डेल्टा VZ का फॉर्मूला, डेल्टा VZ इज इक्वल टू VZ, तो VZ की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो बताया हुआ है 0.1% पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0.1 मैंने लिखा, परसेंट का मतलब है 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से राइज देखना चाहते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें।
अब ये 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीनर वोल्टेज में चेंज आ रही है वो आ रही है 0.01 वोल्ट। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस वक्त जो जीनर के वोल्टेज में तब्दीली आएगी वो आएगी 0.01 वोल्ट। तो ये चेंज है फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को इस तरह से नहीं देती, यानी वो परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं देती, वो स्पेसिफाई करती हैं मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अब इसमें पहले ही हमें पता चल गया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब इजाफा होगा तो कितने मिली वोल्ट का जो है वो इजाफा होना है या कमी होनी है, तो फ़ौरन ही आपको तब्दीली पता चल जाती है। इस केस में चेंज इन जीनर वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? टी सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर वी जेड से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। अब इस केस में जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक जीनर डायोड है, 20 वोल्ट उसका जीनर वोल्टेज है और स्पेसिफाई किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया है 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड और हमें कहा जाता है जीनर वोल्टेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो आप जीनर वोल्टेज में आने वाली चेंज कैलकुलेट करें, वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? 10 मिली वोल्ट। 10 मिली का मतलब है 1000 से डिवाइड करना, तो 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.01 वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब जो ओरिजिनल टेम्परेचर जहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया था वो था 25, हमारा गिवन टेम्परेचर है 50। आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा डेल्टा टी। तो 50 में से 25 निकाल दिया, वो बना 25 और उसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 0.25। तो इसका मतलब है कि जीनर वोल्टेज में जो तब्दीली आई है वो आई है 0.25। अब आप ओरिजिनल जीनर वोल्टेज में ये चेंज ऐड कर दें तो आंसर बन जाएगा 20.25 वोल्ट। इसको आप न्यू जीनर वोल्टेज या वी जेड डैश कह दें, जो कि एक नए टेम्परेचर पे आपको गिवन है। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस जो है वो होता, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब देखें जी, जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी कांस्टेंट है, करंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो मिनिमम करंट था आई जेड के, तो जब करंट मिनिमम होगा तो जीनर डायोड जो पावर डिसिपेट करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, वो मिनिमम होगी। और अगर करंट आप मैक्सिमम कर दें, आई जेड एम कर दें, तो उसमें जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें पावर डी रेटिंग एक कंसेप्ट है। पावर डी रेटिंग ये होता है कि एक जीनर डायोड आपने डिज़ाइन किया और साथ आपने बता दिया कि ये मैक्सिमम इतनी पावर जो है वो डिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब है जब आपको जीनर डायोड गिवन होगा तो आपको साथ क्या चीज़ बताई होगी? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बताई होगी कि ये कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और साथ टेम्परेचर भी मेंशन किया होगा कि भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे नीचे ये इतनी पावर जो है वो मैक्सिमम डिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 50 से बढ़ा तो उस वक्त जो है वो इसकी पावर डिसिपेशन की जो एबिलिटी है वो नहीं रहेगी, उसमें क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। उसे कहा जाता है डीरेशन हो जाएगी, यानी वो जो रेटिंग आपने पहले दी थी अब वो डी रेट हो जाएगा। अगर पहले वो 100 मिली वॉट पावर कंज्यूम कर सकता है तो अब उस टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ने पे उसकी जो पावर कंजम्पशन की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब पावर डिसिपेशन तो आपको बता दी गई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बिलो जी ये इतनी पावर डिसिपेट करता है। साथ आपको क्या चीज़ बताया जाएगा? एक फैक्टर बताया जाएगा जिसे कहा जाता है डी रेटिंग फैक्टर। यानी ये डी रेटिंग फैक्टर आपको बताएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफे से कितने मिली वॉट पावर डी रेट होती है। तो इसका मतलब है डी रेटिंग फैक्टर एक्सप्रेस किया जाता है मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये बता रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से कितने मिली वॉट पावर डी रेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डी रेटेड पावर कैसे मालूम की जाएगी? ओरिजिनल पावर जो मैक्सिमम वो कंज्यूम कर सकता था माइनस डी रेटिंग फैक्टर।
डी रेटिंग फैक्टर बता रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दीली आने से। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चेंज हो रहा है तो फिर आपको उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्ज कर लेते हैं हमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन गिवन है 500 मिली वॉट, और ये कितने टेम्परेचर पे गिवन है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो डी रेटिंग फैक्टर है वो है 2 मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें कहा जाता है आप डी रेटेड पावर कैलकुलेट करें 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ऑपरेटिंग कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि जीनर का टेम्परेचर बढ़ के 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। तो आप यही वाली इक्वेशन का सहारा लेंगे, पीडी मैक्सिमम वो आपको क्वेश्चन में गिवन था 500 मिली वॉट, माइनस आगे था डी रेटिंग फैक्टर वो है 2 मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है, इस वक्त आपका टेम्परेचर है 110, ओरिजिनली था 50, तो 110 में से 50 निकाल दें वो आएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड को 2 मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई करें, ये पर सेंटीग्रेड इस सेंटीग्रेड से कैंसिल, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 120 मिली वॉट। तो 500 में से 120 मिली वॉट निकल जाएगा तो 380 मिली वॉट जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जस्ट 380 मिली वॉट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करने की एबिलिटी रखता है। अगर आपने इससे ज़्यादा पावर जो है उसके क्रॉस डिसिपेट करवाने की कोशिश की तो वो डैमेज हो जाएगा। तो ये ज़ीनर डायोड का इंट्रोडक्शन, और इस ज़ीनर डायोड के हमने 2 मॉडल कंसिडर किए। हम इन्हीं 2 मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल्स जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, और इसके अलावा ज़ीनर डायोड की एप्लीकेशन को जो है वो स्टडी करेंगे ताकि हम इसको एक बेहतर अंदाज से समझ सकें। ज़ीनर डायोड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा वाइड एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इसकी दोनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंस सामने है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक करें इसको, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।